मैथ्स जिसने ले लिया, साइंस ले ली, वो सबसे अव्वल, जिसने आर्ट्स ले ली वो उससे नीचे, और कॉमर्स वाले तो गॉन केस। लाइक भाई जॉब नहीं लगा, इट वाज डेस्टिन्ड टू बी हियर। हमारे पास काम है, बंदा नहीं है। मेरे फादर ने कहा मेरे को बंदा है, काम नहीं है। धीरे धीरे जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ना शुरू हुआ तो वहां पर हम फेल थे। पहले इज्जत बहुत थी हम लोग, अब एक लिमिट पे आके आदमी बेइज्जती कितनी रहा है। आपको मिलते हैं आपकी जर्नी में ना, जब आप कुछ करते हो ना तो आपको लोग मिलते हैं। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो मिले, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर कुछ सीख लो। माय फैमिली नेवर हैड कन्विक्शन इन मी, माय गुरु, माय मेंटर नेवर हैड कन्विक्शन इन मी, इवन माय प्रेजेंट पार्टनर, मेरे भाई हैं वो दोनों, उनको कन्विक्शन नहीं था कि करियर। And thankful to my competitors, I'm very thankful, bottom of my heart, कि आज भी हम बिजनेसमैन को, ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये देखते हैं पार्टी की नजर से। पार्टियां इनकम टैक्स तो दुखी, सेल टैक्स तो जीएसटी से दुखी, मतलब हर चीज से आप कुछ भी कर लो, आपको ये नहीं पता कि आपने ये एक्शन लिया है, इसका क्या रिपरकशन होगा। तो सर, बिफोर JMR, who is Ranjeet Singh? I started my career as a center director of a computer center in Bareilly. Okay. It was Brilliance Computer Center. Then it turned out to be First Computers. तो वो Brilliance वालों का corporate suicide था, तो वो तो मरे हमें भी लेके मरे वो लोग। Okay. So उसके बाद then I got a choice to shift over to construction line, and I started in 97 regarding this, and उसके बाद मैं बरेली से मुरादाबाद आया, and we are A class government contractors with 40-45 years of experience, and 97 में मैंने ज्वाइन किया, तो अब मुझको मोटा मोटी 28-29 years of experience उस पे है। So Aurora RCC works, and it was like we had specialization in RCC works. Okay. ओवरहेड टैंक्स मेनली। फिर उसके बाद जब ओवरहेड टैंक्स कम हुए बनने, तो देन वी केम टू रोड्स, सीवरेजेस एंड व्हाट नॉट, मतलब बिल्डिंग्स, आरसीसी स्ट्रक्चर। तो वी वर इन वेस्टर्न यूपी, प्लेस इन वेस्टर्न यूपी, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली तो हेडक्वार्टर्स था ही था, है मतलब अभी में। तो अभी थोड़ा वास्ट किया है इस चीज को। We are into railways now. We are working with development authorities. We are working with PWD, UPPWD. We are working with Jal Nigam. We are working with Awas Vikas, Nagar Nigam, Railways, Development Authorities of Bareilly, Moradabad, Noida, Ghaziabad, Aligarh, Meerut, mostly in Western UP. लखनऊ तक काम किया है। Okay. This is the area we have worked, and I have a good experience in RCC structures. So, I am a mechanical engineer by profession, but this because of our education system बड़ा लेट पता चलता है कि आपको बेसिकली करना क्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि मेरे कजन्स मैकेनिकल इंजीनियर, वहाँ जाकर जब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग देखी तो बड़ी समझ में आई, यार दिस इज वेरी गुड, फैंटास्टिक। I had a knack of doing architecture. First year, बाकी सारी branches में first year is common, used to be common. मैं 93 बैच पास आउट हूँ। तो उसके बाद हुआ ये कि एक साल बाद जब चांस होता है स्विच करने का, तो आर्किटेक्चर वाज 5 years और यहाँ 3 साल बचे थे। मतलब इस तरीके से चले कि बचा कितना है। तो यार ये 1 साल हो गया, 5 साल का फिर से आर्किटेक्चर करना, क्योंकि आर्किटेक्चर का फर्स्ट ईयर कॉमन नहीं होता। बीटेक के साथ तो उस डिसीजन में मैंने आर्किटेक्चर नहीं ली, अदरवाइज आई वुड हैव शिफ्टेड। लेकिन नैक था, अब डेस्टिनी होती है, आपको मुझको कहीं से कंप्यूटर से घुमा के, हार्डवेयर से घुमा के सिविल इंजीनियरिंग में ले आई, और यही मन था, शायद इसी के लिए बना था मैं। तो फाइनली आई एम हियर, and this is prior to starting.
तो ये जो चॉइस थी, मतलब जब आपने चॉइस करी कि एग्जैक्टली मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में आना है, तो वहाँ क्या कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपने सोचे, या क्या मतलब बस खाली डेस्टिनी के ऊपर? देखो, मैं आपको बताऊं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है बहुत, उसमें मानता हूं हमारे टाइम में मैंने 89 में, सॉरी, मैंने 12th किया, उसके बाद इंजीनियरिंग करी, 93 में पास आउट हुआ। ज्यादा कुछ था ही नहीं, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, जो कुछ भी नहीं करे, मतलब डोंट माइंड, वो वकालत कर लो, या बीएससी। और उस समय पता चल गया था कि बीएससी और बीए की कोई वैल्यू है, बीकॉम की कोई वैल्यू नहीं है। इवन आज की तारीख में अगर हम देखें, कॉमर्स इज अ वेरी गुड लाइन, लेकिन तब तक नहीं था। मतलब ये सोचते थे कि जो मैथ्स जिसने ले लिया, साइंस ले ली, वो सबसे अव्वल, जिसने आर्ट्स ले ली वो उससे नीचे, और कॉमर्स वाले तो गॉन केस। तो ये माइंडसेट था। और माय फादर बीइंग रिटायर्ड चीफ इंजीनियर फ्रॉम यूपी इरिगेशंस, तो होता है ना भाई, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, और कोई चॉइस नहीं थी। मतलब ये मालूम था कि इंजीनियरिंग अपने आप में कंप्लीट ग्रेजुएशन है, तो कर लो और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो लाइक भाई, जॉब नहीं लगा, मैं आई वाज नेवर अ ब्राइट स्टूडेंट, तो कैंपस से जॉब नहीं लगा, इंटरव्यूज दिए, लेकिन फिर एक फैमिली चॉइस कही है, जो भी कही है, कंप्यूटर सेंटर खोला, वो नहीं चला। फिर उसके बाद ये मौका मिला, मेरी मैरिज के बाद मुझे ये मौका मिला। तो फिर मैंने मैरिज के बाद ये चीज चॉइस, हाँ, ये मेरे फादर इन लॉ की फर्म थी। ओके, तो इट वाज नॉट बाय चॉइस, या करेक्ट, इट वाज डेस्टिनी, इट वाज डेस्टिन्ड टू बी हियर। सो वहां पर ये था कि उन्होंने कहा, साहब हमारे पास काम है, बंदा नहीं है। मेरे फादर ने कहा, मेरे को बंदा है, काम नहीं है। तो दिस इज हाउ आई गॉट एडजस्टेड, एंड देन माय मेंटर इज माय फादर इन लॉ। उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने सीखा, और मैं बिजनेस बैकग्राउंड का भी नहीं हूँ, तो एक सर्विस बैकग्राउंड का आदमी का बहुत अलग माइंडसेट होता है, तो वो इट टुक टाइम टू कम आउट टू बिजनेस माइंडसेट। फिर धीरे धीरे करके व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन जब आपके अंदर लगन हो किसी चीज की, कंसिस्टेंसी हो, तो आप कर ही लेते हो। तो मैंने भी कर लिया। एंड व्हाट अबाउट जेएमआर? एक्चुअली जो 2017 में, आई टेल यू द राइट स्टोरी, 2017 में जब यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो एक बारी को लगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ स्पैन में कि स्टेट में और सेंटर में एक ही गवर्नमेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, काफी हद तक इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का रहता था। जो पिछली गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो बसपा की रही हो, चाहे वो सपा की रही हो, वहाँ अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता था। तो हम लोग तो अभी हैव बीन ऑलवेज बीन वेरी गुड पीपल इन द आईज ऑफ आवर अफसरों की नजर में, स्टाफ की नजर में। सो वी वर अ चॉइस कि ठीक है, इन लोगों से बहुत सीधे लोग हैं, बदमाश ये नहीं है, काम अच्छा करते हैं, इनको पढ़े लिखे हैं, दे नो हाउ द वर्क हैज टू बी डन, और यस मैन है, जब कहो जो कहो, रेडी है हर चीज के लिए। तो वो चॉइस मिलती थी। धीरे धीरे जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ना शुरू हुआ, तो वहां पर हम फेल थे। हमें उस फील्ड में भी जाना पड़ा, हमें नेता लोगों से भी जान पहचान करनी पड़ी, एंड वहां पर भी हम किसी तरह सक्सेसफुल हुए। मैं कहूँगा नहीं हुआ, हम हुए, हमने ठीक ठाक काम लिया। लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो तब से हुआ क्या कि विकास होगा। तो विकास हुआ, मैं नहीं कह रहा विकास नहीं हुआ, विकास हुआ ज्यादातर सेंटर लेवल पे। आपको जो दिखता है वो दिखता है कि एनएचआई काफी बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन स्टेट लेवल पे वो जो काम होते थे, वो आई डोंट नो क्या कंस्ट्रेंट्स हो, वो रुके। या तो इनका ये सोच था कि इसमें माफिया और इसमें नेतागिरी बहुत इन्वॉल्व थी, तो उसको ब्रेक देने के लिए इन्होंने थोड़ा स्लो डाउन किया। तो उस समय ये समझ में आ गया कि अब इस सिनेरियो में हम फिट नहीं बैठेंगे, ओके, क्योंकि मार्जिन्स बहुत कम हो गई। पहले इज्जत बहुत थी हम लोगों की, अब एक लिमिट पे आके आदमी बेइज्जती कितनी कराए, ठीक है ना। तो ये हो गया कि साहब अब जब नहीं है तो यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। सो मैं क्योंकि आरसीसी का काम करता आया हूँ, ओवरहेड टैंक का काम करता आया हूँ, मैंने एक जगह एक मौका आया, ये डेस्टिनी है। मैं अगर आज आप इसको कहूँ तो दिस इज सिंपल डेस्टिनी। मेरठ में मैं एक ओवरहेड टैंक की फाउंडेशन डाल रहा था, मेरे पास आई हैड ऑल द थिंग्स विद मी, और बारिशों का मौसम था, बादल आ गए ऊपर।
अब ये हुआ कि पिट खुदा हुआ है, 3 मीटर नीचे खुदा हुआ है, रीइंफोर्समेंट सरिया बना हुआ है, सीमेंट रखी हुई है। अगर मैं मैनुअली काम करना शुरू करता हूँ तो इट विल टेक मी एटलीस्ट 6 to 7 days। और मेरे पास टाइम नहीं कि अगर बारिश हो गई तो ये पिट में पानी भर जाएगा, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं था, सारा पानी उस पिट में भरेगा आगे उस एरिया में। तो क्या करूं क्या ना करूं, मैंने फिर उस समय आरएमसी का डिसीजन लिया। अब आरएमसी पे भरोसा कैसे करूं, सिंपल, जो मैं आज भी सबको कहता हूं कि लोग हम पे कैसे भरोसा करें, कैसे भरोसा करूं। तो एक आपको मिलते हैं, आपकी जर्नी में ना जब आप कुछ करते हो ना तो आपको लोग मिलते हैं, और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो मिले, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा, अगर कुछ सीख लो तो वो गोल्ड है, इट इज गोल्ड, उससे ज्यादा तो शायद कुछ भी कीमती नहीं है। तो ऐसे ही एक आरएमसी वाले हैं गाजियाबाद में, बजाज साहब, मैं नाम भी लूंगा उनका, उन्होंने बोला अरे रंजीत जी आपको क्या प्रॉब्लम है, इशू क्या है। मैंने ट्रस्ट इज अ बिग इशू। तो उन्होंने बोला बॉस ऐसा करो, इसमें सीमेंट ही तो है मेन चीज, भाई चोरी अगर कोई करेगा तो सीमेंट करेगा ना, तो आप एक काम करो, आपकी जितनी सीमेंट लगनी है, यू आर वेल क्वालिफाइड इनफ कि आपको पता है कि दिस इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इतने क्यूबिक मीटर में, आप वो सीमेंट मेरे पास रखवा दो और अपना बंदा भेज दो, जिस बंदे को आप क्वालिटी के लिए मिक्सचर पे खड़ा करते हो उसको मेरे पास भेज दो, मैनुअल वर्क पे जो आप करते हो, मैनुअल करते हो उसको भेज दो। मैं आपका ये काम जो आप 6 दिन में करने वाले हो, 250 MQ होता था, मैं 1 दिन में कर दूंगा, मजा आ जाएगा। तो आई डिड द सेम थिंग, इट वाज अ रिस्क कि मैं ओवरहेड टैंक जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं और अपने सामने ना करके मैं किसी और पे विश्वास कर रहा हूं, मैंने अपना विश्वास किसी और पे किया एंड आई फाउंड इट वेरी गुड। 1 दिन में मेरा काम हुआ, क्वालिटी वाज एक्सीलेंट। जब मैंने उसकी टेस्टिंग कराई 7 डे में, 28 डेज में, सो दैट वाज बेटर देन व्हाट वी यूज्ड टू डू एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट अ पेमेंट, सीधा चेक हाथ में, बस काम खत्म हो गया, उस स्टेज का काम खत्म हुआ, मेरे को अभी डिपार्टमेंट से पेमेंट। मैंने कहा यार ये तो दिस इज टू क्विक, बहुत मजा आया इस चीज में। सो देन आई शिफ्टेड। तो उसके बाद से लेके जितना हो सकता था मैंने काम आरएमसी से कराया। फिर मेरठ में मुझको एक बहुत ही टिपिकल बिल्डिंग मिली, बहुत टिपिकल बिल्डिंग, वो ऐसी जगह पर थी कि वहां पर अगर हम मैनुअली काम करते तो वहां पर एक्सीडेंट्स हो सकते थे। मतलब 2 समाज जो कि एक दूसरे से लड़ने को मरने को तैयार हैं, उन दोनों समाज की राइट एंगल पे मकान थे और उसके बीच में बिल्डिंग को डिमोलिश करना था, डिमोलिश करके सारा मलबा बाहर निकालना था, फाउंडेशन खोदनी थी और काम शुरू करना था। चीफ इंजीनियर नगर निगम जो उस समय थे उन्होंने साइट पे आकर बोला कर लोगे, तो वी हैड कॉन्फिडेंस एंड इट्स अ फेदर इन माय कैप एंड माय टीम स्पेशली जिन्होंने काम कराया वो काम विदाउट इवन हर्टिंग अ पपी। मैं कहूँगा डॉगी के बच्चे को भी बगैर उस एरिया में हर्ट करे हुए या नुकसान पहुंचाए हुए, इतनी एम्बिगियसली हमने इतना बढ़िया मैनेज किया और वो 4 मंजिला बिल्डिंग तोड़ के दोबारा नहीं बनाई एंड इट कुड बी ओनली डन बाय आरएमसी। उस दिन उसकी वो दूसरी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि आप कम समय में और ऐसी टिपिकल साइट पे कैसे काम कर सकते हो। तो एक फैसिनेशन हो गया कि यार ये बहुत बढ़िया चीज है, दिस इज गुड। अच्छा, व्हाट डज इंजीनियरिंग से, ऐसा कोई काम करो जो कम पैसे में बेस्ट हो, ये इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो वहां ये लगा कि दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सो मेरठ में मैं काम कर रहा था, आई सॉ आरएमसी प्लांट्स, मैं उन पे गया, मैंने काम देखा, सीखा, फिर मैंने घूमा, फिर मैंने मुरादाबाद के लिए इस बात को सोचा। तो देयर वाज नो कन्विक्शन, किसी में कन्विक्शन नहीं था। मैं बहुत फ्रैंकली कह सकता हूँ, आज आई एम वेरी प्राउड टू से माय फैमिली नेवर हैड कन्विक्शन इन मी, माय गुरु, माय मेंटर नेवर हैड कन्विक्शन इन मी, इवन माय प्रेजेंट पार्टनर्स, मेरे भाई हैं वो दोनों, उनको कन्विक्शन नहीं था कि कर लेगा, लेकिन उनको इस बात का विश्वास था कि अगर रंजीत कह रहा है तो कुछ कह रहा होगा। सो एंड देन लकी मी, मेरा कॉलेज कहिए, मेरा पीयर कहिए, मेरा एलएम कहिए, मेरे फ्रेंड सर्कल कहिए, हर तरीके के लोग हैं और आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ। किसी दोस्त ने एक सलाह दी कि ऐसा कर लो, एक ने सलाह दी ऐसा कर लो, एक्सपर्ट ओपिनियन जिसे कहते हैं। तो एक बिजनेस को शुरू करना विदाउट, मैं आज वो फिगर नहीं बोल सकता, लेकिन उस फिगर से एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, शुरू करना बहुत वंडर। मतलब उसके बाद थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू मुरादाबाद कि ठीक हुआ,
बढ़िया है, आज भी बहुत बढ़िया है। शुरू के 3 साल देयर वाज नो कंपटीशन, ओके वी वर द ओनली वन। तो उस समय जो हमारा फोकस था दैट वाज टू टीच पीपल, अवेयर करना ही है क्या, क्योंकि मैनुअल होता था, अब ये क्या चीज ले आए हो भाई। तो हमने रेडी मिक्स कंक्रीट मुरादाबाद को, मैं कहता हूँ मेरी भाषा में है, मैंने लोअर केजी, प्री नर्सरी, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट क्लास 6 साल में एक लेवल पे लाए मुरादाबाद को सिखा के। और वो ही था हमारा बेसिक फाइट, यही थी। देयर नॉट हार्डली एनीवन, मैं आज कहूँ तो देयर आर फ्यू पीपल जिन्होंने बहुत साथ दिया राइट फ्रॉम डे वन, हिम्मत बनाई और पता, मुझे मालूम है, हमें मालूम है, हमारा कन्विक्शन है कि दिस इज द फ्यूचर। एंड हम देख रहे हैं, मतलब अगर हम मुरादाबाद को बोले तो ऐसा कुछ नहीं कि हमने देखा नहीं। मुरादाबाद से दिल्ली तक की जो भी रोड बनी, जो भी काम हुआ, जितने सिविल स्ट्रक्चर है, सब आरामसी से हुआ। एनएचआई के लिए मैंडेटरी है, रेलवे सारा काम मैंडेटरी कराता है, इससे सारा काम क्वालिटी फैंटाबुलस। तो उसको लाए, उसको कन्विंस किया। हाँ, उसके बाद लोगों को नजर में आया कि भाई अच्छा बिजनेस है, तो ऑब्वियस है, दैट इज वेरी नेचुरल, कंपटीशन आता है। तो कंपटीशन आया और मैं तो मानता हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि हम 3 साल में ऐसे हो गए थे कि हम ही हम, कि और कुछ ज्यादा इनोवेट करने की जरूरत नहीं चल तो। लेकिन जब से कंपटीशन आया, एंड थैंकफुल टू माय कॉम्पिटिटर्स, आई एम वेरी थैंकफुल, बॉटम ऑफ माय हार्ट, कि हमने उस दिन से एक अलग स्ट्रेटेजी करी। आज भी अगर हम किसी भी चीज को लेके स्टैग्नेंट हो जाए और ये मान ले जिंदगी में सोच ले कि अब ठीक है, तो फिर हम गुरु नहीं करते। तो हमेशा वो जो होती है ना रॉकेट वाली आग, रॉकेट भी तभी होता है जब उसमें आग लगती है, और वो आग ही उसको उस थ्रस्ट को पैदा करती है जिससे वो उड़ता है। तो सेम वो चीज बिजनेस में भी जरूरी है कि आपके अंदर वो जील होनी चाहिए, और आपका कंपटीशन रोज आपको नए चैलेंज दे रहा है। एवरी डे इज अ न्यू डे, जिस दिन उठो उस दिन कोई नई चीज होती है और वो नया सीखने को मिलता है। ये मेरा टेक है, मैं उसको ऐसा चैलेंज लेता हूँ और बड़े एंजॉय करके, आई एम लविंग इट, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ चैलेंज को भी। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अब उन चैलेंजेस को रोने में कोई फायदा तो है नहीं। अब ठीक है यार, है तो है, जब आपने मोगली में मुंह दिया तो फिर मुंह से डरना नहीं। अच्छा, बिजनेस अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तो आप देख रहे हो कि ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ बिजनेस पे हमारी गवर्नमेंट ने बात करना शुरू किया है अभी, और आज भी हम बिजनेसमैन बड़ी गलत निगाह से देखे जाते हैं। मतलब एक जगह मैं बता देता हूँ, सिर्फ एक डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ बोला कि साहब डिपार्टमेंट्स थे, एक मीटिंग थी जिसमें लेबर डिपार्टमेंट भी बैठा था, जिसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी बैठा था, जिसमें पीडब्ल्यूडी भी बैठा था, जिसमें डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज भी बैठे थे, और इंडस्ट्रीज भी बैठे थे, एक्सपोर्टर्स भी बैठे थे। वहाँ एक सज्जन ने ये बात कही कि आज भी हम बिजनेसमैन को ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ये देखते हैं पार्टी की नजर से, पार्टी आ गई, इनकम टैक्स तो दुखी, सेल टैक्स तो जीएसटी से दुखी, मतलब हर चीज से आप कुछ भी कर लो, आपको ये नहीं पता कि आपने ये एक्शन लिया है, इसका क्या रिपरकशन होगा। इतना रेटिज्म है ना, धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे। सेंटर में हो गया होगा, यूपी में तो अभी भी बड़ा बुरा हाल। अगर मुझे आज कोई नया काम करना है, इवन मुझे आज कोई नक्शा भी पास कराना है एज एन इंडस्ट्री, तो पूरी लिस्ट है 18 डिपार्टमेंट, उन 18 डिपार्टमेंट्स के रेड टेपिज्म से निकलना। द वर्स्ट पार्ट इज दिन को दिन कहने के लिए भी सेवा देनी पड़ती है, सही को सही भी नहीं कहा जाता। तो उन चैलेंजेस से जूझते हुए, और कोई माने ना माने, फैक्ट ये है कि हम एंटरप्रेन्योर्स आर मूविंग द कंट्री। आज जितने भी हमारे यहाँ मुरादाबाद में एक्सपोर्ट फर्म्स है, 2000, 3000, 4000, 5000 एम्प्लॉइज को पे कर रहे हैं, उन उतने परिवारों को चला रहे हैं। मैं तो आज कहता हूँ कि आज भी किसी सरकारी अधिकारी पे क्या ये पावर है कि वो किसी की नौकरी लगवा दे? उसके लिए प्रोसेस करेक्ट है, उनके पास पावर नहीं है। हम चला रहे हजारों लोगों के घर चूल्हे अपने रिस्क पे, उसके बाद भी हम क्या कहलाते हैं? पार्टी।
जिस डिपार्टमेंट के पास जाओ उसको नजर में आता है घपला कर रहा होगा, हम चोर कहलाते हैं। मतलब आई डोंट नो मुझे ये स्टेटमेंट कहाँ ले जाएगा, बिल्कुल लेकिन जो सच है वो है। और इस रेड टेपिज्म से बचते हुए, पर आज सच में आपसे कोई ये पूछेगा ना जेन्युइनली कि साहब बताओ आपके पास कितने एम्प्लॉयज हैं, तो सोचना पड़ता है बोलूं क्या इसको, सच बोलूं गलत बोलूं, ये बोलने से ये ना हो जाए, वो बोलने से ये ना हो जाए, इसमें ये ना पड़ जाए, आपको ये भी नहीं पता आज क्या करना है, और देयर इज नो वन टू गाइड। और एक चीज और भी है, हमारे यहाँ कोई संस्था नहीं है जो हम एंटरप्रेन्योर्स को हैंड होल्ड करती हो, जो हमें सिखाती हो, जो हमें बताती हो कि भाई ये गलत है, इसको ऐसे कर लो। हर चीज हम खुद सोचते हैं, उसको कैसे बेटर करना हम करते हैं, और उसके बाद सरकार का क्या सपोर्ट है मेरे को नहीं कहना चाहिए, उसके बाद मैं तो एक्सटेम्पोर कर सकता हूँ इस बात पे, मैं जो आप पूरे दिन बुलवा लो मैं बोल सकता हूँ, तो मतलब समझ लो कि मेरी दुखती रखते हाथ है, मेरी नहीं, हर एंटरप्रेन्योर। हम लोगों को कोई अप्लॉज करने वाला नहीं है, हम लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं है, हम अपनी पीठ को थपथपाते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स करके, छोटे छोटे टारगेट्स करके हम अपनी पीठ खुद थपथपा रहे होते हैं। आप सोच के देखिए, और उसके बाद आप किसी चीज के लिए चले जाइए, किसी चीज के लिए किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, काम नहीं होता। आपको फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, या सीधा रास्ता लंबा होता है, और वो उसका एंड नहीं होता। एंड तो किसी चीज का नहीं था, एंड तो आज नहीं, उसका रिजल्ट एग्जैक्टली पता नहीं कि वो सर्टेन है भी या नहीं है। नहीं, और सबसे बढ़िया तो हमें, मुझे जो सबसे बढ़िया चीज नजर आती है वो ये नजर आती है कि मैं अगर थिंग्स टू डू पैड में अपने 20 चीजें लिख के दिन के लिए निकलता हूँ, तो मैं 2 कर पाता हूँ, 5 ऐड हो चुके होते हैं, और ये धीरे धीरे पाइलअप होता रहता। तो टफ है, लेकिन जर्नी बहुत मजेदार है। मतलब अगर मैं वही बात बोलूँ ना, अभी मैंने बोला था कि मैं अपने रोने लेके बैठ जाऊँ, तो कोई फायदा नहीं है, ये है। अच्छा, यही रीजन है कि हमारी यंग जनरेशन हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहती। बिल्कुल, उनको लगता है बाहर बहुत है, बाहर इजी है, वो वहां पर सेकंड ग्रेड सिटीजन होकर भी रहने को राजी है। हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन पे और कैसे कैसे काम करते हैं यहाँ, पता है आदमी को, जहाँ कोई यूएस में, वहाँ वो चाहे जनरेटर का काम कर रहा, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं इंग्लिश में बड़ी सोफिस्टिकेटेड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पता है कि वो अमेरिका में है या कनाडा में है या जहाँ पर भी है, मिडिल ईस्ट में, हर एरिया की अलग अलग वो है, वहाँ कैसे कैसे हालातों में वो बेचारे काम कर रहे हैं। हाँ, कन्वर्जन बहुत अच्छा है, वहाँ डॉलर मिलता है तो वो 90 रुपए हो जाता है, दिरहम मिलता है तो वो 32 रुपए हो जाता है, पाउंड मिलता है तो वो 100 रुपए हो जाता है, यूरो मिलता है तो 200 रुपए हो जाता है, व्हाटएवर द लैंग्वेज, तो वो कन्वर्जन बड़ा अच्छा है, लेकिन वो एज सेकंड ग्रेड सिटीजन वहाँ पर काम करते हैं। और पेरेंट्स भी ये कहते हैं जी इस प्रॉब्लम से हटो जी, कैसे करोगे। बच्चे आज हमें अगर फाइट करते देखते हैं ना हमारी फ्रस्ट्रेशंस को, उनका मन बड़ा खराब होता है कि साहब ये हम तो नहीं करना है, वी आर नॉट मेड फॉर दिस। मैं अपने खुद के घर में देखता हूँ कि साहब आपका अपना काम है, लेकिन आपके बच्चे नहीं चाह रहे कि इसमें आए, कि ये परेशान रहते हैं, सुबह से शाम टेंशन में रहते हैं, बीपी की गोली ये खा रहे हैं, सुबह नींद हो गई है, टेंशन इन्हें है, शाम को आते हैं तो ये प्रॉब्लम। और इसी वजह से एक बहुत बढ़िया किसी ने स्टेटमेंट दिया था, मैं कह रहा हूँ कि साहब दुविधा ये है कि काम के लिए आदमी नहीं है, कहते हैं नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए आदमी नहीं है, और जो आदमी रखा है वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि क्या है, एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि वो इंसान को डेवलप ही नहीं होने देता, टेक्निकली वो पढ़ता नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप सिखाते नहीं। आधे लोग तो हमारे शहरों के, यूपी के इस उसमें ही रह जाते हैं बेचारे, अंग्रेजी को टैबू बना के रह जाते हैं, और इस बात को हवा बना लेते हैं कि साहब अंग्रेजी बहुत बड़ी चीज है, कि उसी से सब कुछ, कि उसी से ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं अपने स्टाफ को कहता हूँ, मैं सबको कहता हूँ, अपनी टीम को कहता हूँ कि भाई कुछ भी नहीं, आप जो बोलो कम से कम इतना तो स्पष्ट बोलो कि अगर समझ सके, बिल्कुल, बस दैट इज मोर देन एनफ। इंग्लिश जब कपिल देव सीख सकते हैं, हमारे क्रिकेटर सीख सकते हैं, जब बेचारों को कुछ नहीं आता, तो इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है यार, तब जब उसको सीख लो। मैं आज फ्रेंच सीखना चाहूँ कि नहीं सीख सकता, सीख सकता हूँ, जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट अ लैंग्वेज। हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत सुधार की जरूरत है,
और वो हम आज भी, मैं जिस कॉलेज का हूँ, मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन कि साहब हम किसी तरीके से इस इंजीनियरिंग को इंडस्ट्री रेडी कर लें। वो नहीं अवेलेबल है। हाँ, अब इस समय कुछ एक्टिविटीज हैं जो अच्छी हैं, जैसे मैं खुद इस टाइम पे आई हैव 3 कोचेस। ओके, मैं तब नहीं पढ़ पाया, मैं आज पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल। एंड आई एम लिविंग माय जर्नी। नहीं, बिल्कुल, ये चीज है कि आप लर्निंग जब छोड़ देते हो तभी आपको लगता है कि सब चीजें सही है। जब आप लर्निंग करना स्टार्ट करते हो लगता है अच्छा क्या हो रहा है वो तो अभी देखा ही नहीं है मैंने। एग्जैक्टली, बहुत कुछ सीखने को। बिल्कुल। तो हम लोग थे अभी, आपने बताया जी हमारा कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आपने अभी उसे बताया नहीं पूरा लिस्ट डाउन करके, बट अभी उसकी बात करेंगे। बट फर्स्टली मैं जानना चाहता हूँ कि अब जैसे नॉर्मल लोग हैं, लेमैन है, नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो उसके लिए व्हाट इज आरएमसी, मतलब क्या है उसके लिए? मतलब अगर उसे आप बताओगे कि आप अभी मिक्सिंग कर रहे हो, मैनुअल मिक्सिंग कर रहे हो, तो आरएमसी वो कैसे समझेगा? देखिए, जो मैनुअल मिक्सिंग होती है ना, वो पुराना तरीका है। उसमें क्या होता था कि ये माना जाता था कि देखिए, कंक्रीट में देयर आर 4 कंपोनेंट्स। मेजर इज सीमेंट, देन देयर इज ग्रिट जिसे हम बजरी कहते हैं, बजरफुट जिसे हम मॉरम कहते हैं, कोई बजरफुट कहता है, कोई कोरसैंड कहता है, जो भी कहते हैं, रेता भी कहते हैं, चौथा पानी। ये 4 चीजों को मिलाया जाता है, कंक्रीट बन जाती है। राइट। अब इसको मिलाना कैसे? जो आईएस कोड कहता है, जो कायदा कहता है, वो होना चाहिए ये बाय वेट। एवरी कंपोनेंट का वेट तय होना चाहिए बाय वेट। अब आपने देखा होगा जो मिक्सर लगे होते हैं घर के बाहर, उनमें कोई वेट का मापदंड ही नहीं है, क्योंकि वे करने के लिए कोई है ही नहीं। वो क्या करते हैं? वो करते हैं काम बाय वॉल्यूम। ये मानते हुए कि एक बोरी सीमेंट का अगर 50 किलो वेट है, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 1 2 4, तो जिसमें 1 मींस सीमेंट, 2 मींस बजरफुट और 4 मींस बजरी। तो वो क्या हुआ साहब, आपने 50 किलो का एक सीमेंट का बैग डाल दिया, और ये मानते हुए कि 50 किलो मान लीजिए 2 तसलों में आया, राइट? तो आपने उसको वॉल्यूमेट्रिकली देख लिया कि साहब अब जो कोरसैंड है, बजरफुट है, वो 4 तसले डल जाएगा, डबल हो गया 1 2। और ऐसे ही 4 अगर डलना है तो जो बजरी है वो उसका 4 गुना डल जाएगा। 2 तसले हैं यानी कि चाहिए 8 तसले डल जाएंगे। अब ऐसे करके आपने सीमेंट सबसे पहले डाला, आपने फिर उसके बाद हाथ के हाथ, तो आपको गिनना पड़ेगा था बजरी कितनी डल गई मैनुअली, बजरफुट कितनी डल गई और पानी कितना डल गया। पानी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्ट्रेंथ में, जिसका कोई मापदंड ही नहीं है। वो बाल्टी से आदमी बना रहा है, जो उसके मर्जी में आ रहा है वो डालो, कि जब तक वो पे उसका सही नहीं बन और जैसे ही उसका आखिरी घान, आखिरी परात गिरी, उसने तुरंत उसको मिक्स भी नहीं होने दिया, उसने तुरंत उल्टा कंक्रीट तैयार, उसको जो भी लिफ्ट करना है, जहाँ डालना है डाल दिया। ये पुराना तरीका होता था जब हमारे पास वे करने के लिए चीजें मौजूद नहीं थी। हम एज अ कॉन्ट्रैक्टर, हमने एमईएस में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और आर्मी के लिए करता है, उसमें काम किया। तो वहां पर मैं बता रहा हूँ 97 की बात बता रहा हूँ, उस समय वे बैचर मैंडेटरी था वहां पर, यानी कि एक मिक्सचर जिसमें वेइंग सिस्टम हो, ओके, मैंडेटरी था, उसके बगैर काम नहीं करने देते। तो उसमें टाइम लगता, क्योंकि वो वे करता है फिर डालता है, वे करता है फिर डालता है। अब धीरे धीरे करके जब सिस्टम डेवलप हुआ, वैसे तो आरएमसी बहुत पुरानी है, रेडीमिक्स कंक्रीट 1940s में बाहर कंट्रीज में काम हुआ। हमारे यहाँ जो है वो 60s में, 65 में भाखड़ा नंगल के लिए काम जब हुआ तो ये टेक्नोलॉजी आई। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बड़ी एक्सक्लूसिव थी कि भाई ठीक है, भाखड़ा नंगल के लिए काम किया तो उसमें जो भी एजेंसी इन्वॉल्व हुई, उन्होंने वो मशीनरी प्रोक्योर करी, बाहर से आई करा। आप देखेंगे पिछले करीबन 20 साल से आपको ये दिखना शुरू हुआ कि ये अब पहले गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज होता था, अब ये नॉर्मल यूज होने लगा। अब हम जैसे आ गए जो हमने कमर्शियल आरएमसी देनी शुरू कर दी, यानी कि एक आरएमसी प्लांट है जो एक साइट के लिए डेडिकेटेड नहीं है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड नहीं है, दिस इज अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज। जिसको घर बनाना हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट फर्म बनानी हो, जो कुछ भी बनाना हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो अब रेडीमिक्स कंक्रीट के प्लांट अवेलेबल है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही
ऐसे एनवायरनमेंट में जो साइंटिफिकली सही है एज पर नॉर्म्स आईएस कोड्स के हिसाब से, हर कंपोनेंट तुल के डलता है। उसको पहले हम उस कंपोनेंट को, जहाँ का भी वो कंपोनेंट है, जैसे सीमेंट है, कौन सा ब्रांड है, वैसे तो सारे सीमेंट ऑलमोस्ट एक ही वो है, थोड़ा थोड़ा और 19-20 का फर्क है। जो असली फर्क पड़ता है वो पड़ता है ग्रेड का। जैसे हम मुरादाबाद में यूज जो कर रहे हैं वो रामनगर की बजरी और रेता यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये पास पड़ता है और यहाँ का ही इकोनॉमिकल होता है और बढ़िया मटेरियल है। तो वहाँ की बजरी, वहाँ की रेता यानी कि कोसैंड, और जो सीमेंट आप यूज करना चाहते हैं उसके ट्रायल होते हैं लैब्स में। उस ट्रायल के हिसाब से ये होता है कि ये जो है कितने सीमेंट में, कितनी रेता में, कितनी बजरी में ये ऑप्टिमम स्ट्रेंथ गेन करेगा। जैसे पुराना जो वॉल्यूमेट्रिक तरीका था वो था 1 2 4 1 1.5 3 1 1 2, वो अब एबॉलिश हो गया, वो बंद ही कस्टमाइज होता है बेस्ड ऑन क्या कौन सा कहां का मटेरियल। हाँ, वो पहले होता था जब हम नहीं नाप पाते। आज की तारीख पे इट गोज विद एम, जैसे M5 M10 M15। ये M जो है ये मेगा पास्कल है और ये बेसिकली उसकी ये दिखाता है कि जो हम कंक्रीट कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसका क्यूब भरा जाता है, उसकी 7 डे में क्या डिजायर्ड स्ट्रेंथ आनी चाहिए, वो एक कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में डाला जाता है और उसको प्रेस किया जाता है। वो उस जिस स्ट्रेंथ पे ब्रेक करता है, जैसे लेट्स सपोज M20 है, लेट्स सपोज M20 जो है वो जहाँ पे ब्रेक करेगा उसको उतना प्रेशर सहन करने के लिए बनाया है, तो उसमें उतना सीमेंट कंपोनेंट डाला है, उसी हिसाब से उसमें टेक्निकली उतनी बजरी डली है, इसी हिसाब से उतनी रेता डली है और उतना पानी डाला। ये पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको नहीं कोई अभी तो बाय द वे हाँ, तो वो डिराइव करता है अल्टीमेटली क्या चीज है, जो हमने स्ट्रेंथ जिसके लिए हमने कंसीव किया है वो हमें अचीव करनी है, दैट्स ऑल है। तो वो इससे सिर्फ और सिर्फ रेडीमिक्स कंक्रीट से ही अचीव हो सकता है। यहाँ अगर किसी को मैनुअल करना हो तो वो वे बैच चल रहा है और वे बैच करके अब आप सोचिए ना, आप क्या डाल रहे हैं, आप डाल रहे हैं सीमेंट और एज्यूम कर रहे हैं कि बजरी भी सेम डेंसिटी की होगी, एज्यूम कर रहे हैं कि कोरसैंड भी सेम डेंसिटी होगी, जो है ही नहीं। तो आप कैसे उसको वॉल्यूमेट्रिकली मिक्स कर सकते हैं, है ना। आज भी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मुरादाबाद शहर के लिए अगर मैं बात करूं तो अब थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस शुरू हुआ है, लोग जानना शुरू कर दिए हैं कि हाँ ठीक है, काम बहुत जल्दी होता है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है, टाइम बचता है, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। सबसे बड़ी बात है क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। बहुत लोगों का आज भी ओल्ड स्कूल पीपल हर जगह मिलेंगे आपको, हमारे शहर के बहुत सीनियर और बहुत ही जिन्हें कह सकते हैं नाक शहर की जो पुराने लोग हैं, वो आज भी नहीं समझते, उनको आज भी ये लगता है। और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आप हर चीज को अडॉप्ट कर रहे हो ना। जब फोन आपके पास कीपैड वाला था तो मेरे ही घर में जब मैंने टच स्क्रीन डलवाया तो फादर की रजिस्टर थी कि मैं ये यूज नहीं कर पाऊँ, आज कर रहे नहीं कर रहा। मेल किस नहीं कर रहा, आज कर रहे नहीं कर रहा। आज हर बंदा चाहे वो अनपढ़ भी है सोशल मीडिया यूज कर रहा है नहीं कर रहा। व्हाट्सएप सबको आता है नहीं आता, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा सीखने। तो जो भी मॉडर्न है हम अपने आप को इवॉल्व करते नहीं करते, हम नई चीजें सीखते नहीं सीखते। तो वो सीखनी चाहिए, वो करनी चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा हम बैठे ना समझाने के लिए। बीइंग एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, मेरे पास आज की तारीख में 29 साल का एक्सपीरियंस है और आरसीसी में ही एक्सपीरियंस है। मेरे पास और कोई काम नहीं था। हाँ, कंप्यूटर्स 2 साल मैंने किया, लेकिन पिछले 29 साल से तो 28-29 साल से तो मैं यही कर रहा हूँ। ये नहीं मैं कह रहा मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन हाँ ठीक है, एक लेवल तक तो आता है ना। और जो नहीं आता उसके लिए लिटरेचर अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। आज तो इतना बढ़िया ये औजार है हमारे हाथ में, मोबाइल, हर चीज अवेलेबल। आप सर्च करिए नेट पे और उठा के आप देखिए क्या चीज आनी है, क्या आना है। हर चीज, हर डिटेल तो मौजूद है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक ये भी चीज होती है कि लोग ये सोचते हैं कि आरएमसी की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा होती है, ऐसा कुछ सोचते हैं। इसका क्या मिथ है और कैसे क्लियर हो सकता है लोगों को, आप बताइए। मिथ है ये। बेसिकली क्या है कि आदमी ना, मैं नाम नहीं लूंगा, एक हमारे शहर के बहुत रिनोन्ड एक्सपोर्टर कि यहाँ पर मैं वही उसी से इस बात को आपको क्लियर करता हूँ, मैं बताता हूँ कि साहब मैनुअली काम कराते थे, हम पहुंचे तो पहले तो समझा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, वो पॉजिटिव है
उस नए तरीके, क्योंकि भाई एक्सपोर्टर जो है या वो पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करता है, नई नई चीजें देखता है, तो अपनी नजरों से देख रहे होंगे वर्ल्ड में ये काम हो रहा है, वो काम, इतने बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, अभी मैनुअली तो हो नहीं सकती। तो उनको कुछ काम कराना था, मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली कि क्या बेसिकली उनका मकसद है। तो हमने कंपैरिजन शुरू किया, और फैक्ट भी ये था कि उनकी जो टेक्निकल टीम थी या जो उनके यहाँ काम करने वाले थे, उनको ये नई चीज नहीं अडॉप्ट करनी थी, अपने अपने सबके बेनिफिट्स होते हैं और भरोसा, सबसे बड़ा इश्यू ट्रस्ट नहीं करना था। तो हमने कंपैरिजन शुरू किया कि साहब आप इतनी सीमेंट डालोगे, मैं इतनी डालूंगा, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। आप इतनी बजट डालोगे, मेरे यहाँ इतनी डलेगी, आप इतनी बजट को डालोगे, मेरे यहाँ इतनी डलेगी, आप इतना पानी डालोगे जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, मैं इतना डालूंगा। और सबसे बड़ी बात, आप जो मैनुअल बनाओगे, आप देखना कभी उसमें सिर्फ 20 mm यूज होती है, 20 mm की गिट्टी, किसी को नहीं मालूम आज भी कि उसमें 10 mm भी यूज होना चाहिए। पता मिथ क्या है? मिथ है कि जितनी मोटी बजरी डलेगी उतना स्ट्रेंथ आएगी। मेरे को एक सज्जन, एक इंजीनियर साहब ने कहा कि साहब 20 वो मत डालना। मैंने कहा क्यों? कहते स्ट्रेंथ आएगी। तो मैंने कहा 40 mm से डालो ना, अगर ज्यादा ही स्ट्रेंथ इससे आ रही है तो। मतलब इंजीनियर आदमी, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ आदमी जब ऐसी बातें करता है तो बड़ा दुख होता है। अब जब कंपैरिजन शुरू हुआ तो हम महंगे बैठे उनके हिसाब से, और वो हमारी मानने को तैयार नहीं, तो फिर अब आई पॉइंट्स पे। तो मैंने कहा साहब ऐसा है कि आप एक गाड़ी बजरी की मंगवाते हो, रेता की मंगवाते हो, कुछ 4 जगह उतरवाते हो, आपने कभी कैलकुलेट किया वेस्ट कितना करते हो मिट्टी के? हर जगह मिट्टी होता है। क्या साहब हमारी वेस्टेज नहीं होती? मैंने कहा हमें भी सिखा दो कैसे नहीं होती। तो उन्हें समझ में आई। दूसरी चीज, साहब ये बताओ कि स्ट्रेंथ कभी चेक कराइए? कहते नहीं। मैंने कहा मैं आपको स्ट्रेंथ की गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको क्यूब आपके टेस्ट करके दूंगा, और आपको अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो मैं इस बात की एश्योरिटी दे रहा हूँ, एश्योरेंस सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिखित में ले लो, राइटिंग में ले लो, कि आप इसको कहीं भी हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में इसको चेक करें। आप तो जगह जगह जाते रहते हो, आपको तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है, आपको ये मीडियम तो हो नहीं कि साहब मैं मुरादाबाद में हूँ, यू गो प्लेसेस, यू आर अ ग्लोबल पर्सन, कहीं भी इसको चेक करवा लो, दैट इज आवर गारंटी, हमारा एक्सपीरियंस है इस चीज में, ठीक है। फिर भी हाँ, अब क्या होता था, वो मिक्सर और लेबर जो लगती है, पता नहीं क्यों कोई कैलकुलेट नहीं करता, लगता फ्री है। अरे भाई लगती है, उसमें कॉस्ट ऑब्वियसली। अब अगर हम उस कॉस्ट की बात करें कि हमें इतना पैसा लगता है, वो क्यूबिक मीटर में कितना आएगा, तो वो 600 से 650 रुपए क्यूबिक मीटर आता है, जिसको कोई मानने को राजी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा तो है नहीं, आप नहीं मानोगे तो नहीं होगा, जो है वो सामने। बिल्कुल। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा 700 रुपए 800 रुपए आ रहा है, उसमें मशीनरी इन्वॉल्व है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आरएमसी महंगी है। अच्छा, सब कुछ होने के बाद उस पार्टी ने कहा 100 रुपए का फर्क है, 150 रुपए का फर्क रहेगा, साहब आप 150 रुपए महंगे हो, सो यू आर रिजेक्टेड, वी विल गो मैनुअली। बट ठीक है, तो जो उनके कंसल्टेंट थे उन्होंने कहा ठीक है साहब, जो मैंने आपको पाई चार्ट बना के दिया था, प्रोग्रेस चार्ट बना के दिया था, मैंने आपको दिया था 4 महीने का, अब आप उसे ऐसा करिए, चेंज कर लीजिए, ये काम कम से कम 12-13 महीने में होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है, मेरे को तो ऑर्डर है मेरे पास और मुझे तो काम करना। कहते सर फिर अगर आप मानते हो क्या कहते हैं उसको, वैल्यू फॉर मनी, या आप उसको मानते हो टाइम इज मनी, सॉरी वैल्यू फॉर मनी, टाइम इज मनी, तो अगर टाइम इज मनी तो ये जो 150 रुपए का फर्क है, दिस इज बिकॉज ऑफ टाइम। ये काम आपको, इस बिल्डिंग को मैं 4 महीने में हैंड ओवर कर सकता हूँ, जिससे आप 4थे महीने बाद इस पे काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली कराएंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू टेक एटलीस्ट 10 to 12 months, वो भी हालातों पे है, कभी त्योहार आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, है नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब आप काम करेंगे आप ये देखें ना हिंड्रेंस कितनी होगी, जहां पर भी आप ये मटेरियल डालेंगे वहां पर आप कोई काम नहीं कर सकते, उससे एयर पोल्यूशन होगा, बजरी रेता उड़ती है, हवा आती है, तो उससे नॉइस पोल्यूशन होगा। एक कंक्रीटिंग आप मुश्किल से कर पाएंगे 20 MQ पूरे दिन, गड़ पूरे दिन शोर मचेगा, टाइम खराब होगा, आपकी लोडिंग अनलोडिंग रुकेगी। और यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, एक पंप आएगा, पंप प्लेस हो जाएगा, लेबर की टीम वाला आएगी, चुपचाप जहां पे भी लाइन डालनी है जो भी है वहां डालेगी, एक गाड़ी आएगी, बैक करके लगेगी, उसमें अनलोड करेगी, और अनलोड करके 7 MQ विद इन 10 minutes
खाली करके चली जाएगी, वो भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, वो भी विद गारंटी एश्योर्ड, वो भी जो आईएस के नॉर्म्स कहते हैं। एंड सेकेंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारा मुरादाबाद शहर नहीं समझता, वो ये है कि हम सेस्मिक जोन 4 में रह रहे हैं। चूंकि मैंने ओवरहेड टैंक्स बनाए हैं, चूंकि मैंने ओवरहेड टैंक्स की हाइट जो स्टेजिंग हाइट होती है जमीन से लेके वाटर रिटेनिंग पोस्टर तक 39 मीटर्स तक के बनाए हैं, तो मुझे मालूम है कि सॉइल टेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, राफ्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, आरसीसी का डेड लोड क्या होता है, विंड लोड क्या होता है, फिर सेस्मिक फोर्सेस क्या है। हम सेस्मिक जोन 4 में हैं, इसके बाद एक अवेलेबल है दैट इज सेस्मिक जोन 5 जो पहाड़ों पे है, और हम बिल्कुल उसकी बेल्ट पे बैठे हैं। हम बहुत प्रोमिनेंट अर्थक्वेक प्रोन जोन में हैं। दिल्ली और इस आसपास के एरिया में आपको पता है कितने अर्थक्वेक्स आते हैं। करेक्ट। उसकी सेफ्टी के लिए कुछ गवर्नमेंट ने नॉर्म्स तय किए हैं, और आदाबाद शहर नहीं मानता उन नॉर्म्स को। मतलब वो नॉर्म्स जो है वो हमारे इस प्रिय शहर से कम है, उनको कोई नहीं मानता, उन नॉर्म्स को कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है ना, कि वो एक पर्टिकुलर नॉर्म है कि हाँ साहब ये होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उस नॉर्म स्टैंडर्ड या अपने स्टैंडर्ड बन सकते हैं, उसको कोई फॉलो नहीं करता। जब ये सारी बातें बताने के बाद हुआ तो उन्होंने बोला हाँ जी ठीक है, टच वुड आज शायद 4-4.5 साल हो गए, उनके जितने मिक्सचर्स थे सब डिस्कार्ड कर दिए गए, कबाड़ हो गए, भेज दिए, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी होता है आरएमसी से होता है। दे आर वेरी हैप्पी विद क्वालिटी, दे आर वेरी हैप्पी विद टाइम, दे आर वेरी हैप्पी विद क्या नाम है जगह की सफाई से। एक एग्जांपल मैं और लेके देता हूँ, जैसे बहुत प्रैक्टिकल है इसको क्योंकि लोग समझेंगे इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ। ज्यादातर जो प्लॉट साइज होता है चाहे फैक्ट्री का हो, अगर वो बीगो में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई फैक्ट्री का साइज हो आपने नोटिस किया होगा, या इवन रेजिडेंशियल हो, तो उसमें होता क्या है कि जो उसकी फ्रंट की चौड़ाई होती है वो कम होती है, लंबाई में गहराई में ज्यादा होता है। तो एक हमने बहुत शुरुआत में एक हमने यहाँ काम किया, वो ये कह रहे थे कि जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं हमें रेता बजरी इतनी सारी उतारनी पड़ती है, हमारी फैक्ट्री को हमें बंद करना पड़ता है। तो जब हम एंटर हुए हमने कहा साहब देखो ऐसा करो, आप एक गेट हमें दे दो, 2 गेट है आपके, एक गेट से आपको जो करना आप करो, आपको जहां लेबर लगाने लगाओ, कोई हजार्ड नहीं होने देंगे, कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं होने देंगे, राइट, सब कुछ हम करेंगे। और हमने उनका फ्लोर एरिया विद इन 1 ईयर कम से कम 6 to 7 टाइम्स कर दिया। और पता नहीं लगा, एक दिन भी शटडाउन नहीं हुआ फैक्ट्री में। तो बहुत एडवांस, और ऐसी टिपिकल स्पेसेस में जाकर काम कर दिया। सिर्फ पंप बाहर खड़ा है रोड पे, वहां से लाइन डाली 200 मीटर तक, 200 मीटर आप समझ सकते हैं, अगर मैं फुटों की बात करूं 3.3 से गुणा कर लीजिए, इतने फिट 700 फिट अंदर जाकर कंक्रीट हो जाती है, पता भी नहीं चलता। और वो जो काम पूरे दिन गड़गड़ करता है वो मुश्किल से कुछ चंद घंटों में निपटता और चला। जहाँ जगह की कंस्ट्रेंट हो, जहाँ मतलब हमको तो ये समझाना पड़ता है तो जहाँ जगह की कंस्ट्रेंट हो, जहाँ आपको आस पड़ोस के लोगों को तंग ना करना हो, वहां आप कराइए। लेकिन आप कभी नोटिस करिए दिल्ली एनसीआर में मैनुअल काम ही नहीं होते। और ऐसा नहीं है कि उनके पास मुरादाबाद के लोगों से ज्यादा पैसा है, चीज क्या है कि उन लोगों को ये बात समझ में आ गई है, जॉब हमारे आनी शुरू हुई है। बिल्कुल। तो ये है एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि लोग, चलो ठीक है, हमें टाइम ऑब्वियसली बहुत कम लगता है, ये इस लोगों को समझ आ गया। कॉस्ट भी अगर आप टाइम के हिसाब से देखोगे तो ऑलरेडी वो कम ही है, ठीक है। हम लोग एक चीज देखते हैं जो है सेफ्टी, लेबर्स की सेफ्टी, वो सब चीजें जो मैनुअल वर्क में होती है, जो जब कॉम्प्लिकेटेड साइट्स आती हैं तो वो हम बिल्कुल नहीं देखते हैं, जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो वैल्यू, वो एक फॉर एग्जाम्पल कोई भी अच्छा आदमी है जो घर बनवा रहा है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि लेबर की जान लेबर की है, मतलब देंगे इसके वो सोचता ही नहीं इस बारे में। ऐसा नहीं है। अगर आपकी साइट है और आपने कॉन्ट्रैक्टर कोई भी अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो भाई साहब सबसे पहले वही बंदा पकड़ा जाता है। करेक्ट। और लेकिन वही है ना कि हमारे पास ना हम लोगों पे ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है, बगैर इस चीज को सोचे बहुत ज्यादा है। ऊपर वाले पे सब है, ऊपर वाले चला रहा है जी, हमको ये सोचते बहुत ज्यादा है। और ऐसा है जी, कोई मकान बना रहा है या कोई कुछ भी बना रहा है भाई, वो एक जिंदगी में एक बार बनता है। कितने, मेरे ख्याल से 0.1% हिंदुस्तान के लोगों के पास ये लिबर्टी
होती होगी कि वो एक पहला या दूसरा या तीसरा मकान बना, करेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल एक मकान बनाता आदमी, ज्यादा दो, उसमें भी अगर मैं कुछ चंद पैसे बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप किस चीज के साथ खेल रहे हैं। अरे बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर आप स्वेटर लेना है, जरूरी है आप लुई विटॉन का लें, भाई और भी सस्ते आते हैं, आप ले लिया, गर्मी उतनी देगा, है नहीं? यहाँ क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? अब ये है पेनी वॉइस पॉइंट फुलिश सोच। और मैं कहता हूं कि दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन। हमारे यहाँ पे जितने भी मैं ये कहूँगा, जैसे मान लीजिए मेरा मानना है 1% या 2% लोग हैं जिनको कंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज है। ऑब्वियसली जिसको नहीं है, बाकी 98% को अगर कुछ बनाना, वो किसी कंसल्टेंट के पास जाएगा। अब वो कंसल्टेंट ही उसे बताएगा। मैं आपको बताऊं साहब, आप जान के ताज्जुब करेंगे, मुरादाबाद शहर में अगर मोटा मोटी 50 लोग हैं, मुश्किल से 10% आर अलाइंड, बाकी 90% तो आज आरएमसी के लिए आज भी अलाइन नहीं है, वो आज भी मैनुअल मिक्सिंग में खुश है। और विज़ दिल्ली एनसीआर से या किसी भी बड़े शहर से जो कंसल्टेंट आता है, वो आते सबसे पहले कहता कि आरएमसी ढूंढो, मैं आरएमसी से काम कराऊंगा। तो ऐसा क्या है, मुश्किल से 160 किलोमीटर का तो डिफरेंस है। गंगा जी पार करते हैं, क्या सोच बदल जाती है? बीच में गंगा जी आती है, इधर आके सोच बदल जाती है। क्या है कि हम नई चीजों को अडॉप्ट करने को राजी ही नहीं है। हमें आज भी लगता है कि हमारे सामने जो हो रहा है वो सही है। तो ट्रस्ट इश्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं, मुझे भी थे। मैंने आपको साफ बताया, जब मैंने आरएमसी से काम कराया मुझे भी था, और मैं तो ओवरहेड टैंक बना रहा था बॉस। मैं तो उस इंडस्ट्री में होके मैं ओवरहेड टैंक बना रहा था। तो मैंने भी, उसका तरीका है भाई। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो डेवलप हो जाए तो उसमें टाइम लगता है। ऑब्वियसली चीज ऐसी है ट्रस्ट डेवलप। यहाँ ट्रस्ट डेवलप कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद आदमी 100-200 रुपए के लिए पिघल जाता है। मैं एक चीज और मतलब कहना चाहता हूँ, और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने तो कॉस्ट एनालिसिस का जो वो है वो तक अपने उस पर शेयर किया हुआ है अपने सोशल हैंडल पे कि साहब ये है कॉस्ट एनालिसिस कि इतनी सीमेंट लगनी है वो इस रेट की है, इतनी बजरी लगनी है वो इस रेट की है, इतनी रेता लगनी है वो इस रेट की है, इतना पानी लगना है जो किसी रेट का नहीं है, इतना एडमिक्सचर लगना है इस रेट का है। आप डिराइव कर लीजिए, टोटल कर लीजिए उसको, प्लस उसमें जोड़ लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट। मैनुअल में 650-700 रुपए और आरएमसी में 800-200 रुपए का फर्क है, जोड़ लीजिए, प्लस करने वाले का प्रॉफिट वो भी लेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर करेगा प्रॉफिट तो वो भी लेगा। आप जोड़ लीजिए, फर्क कर लीजिए। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि मैनुअल सस्ता है तो आप कहीं गलत हैं। और कोई भी सस्ती चीज ऐसे नहीं होती साहब कॉम्प्रोमाइज से ही होती है। ठीक है, मैंने भी कपड़ों का एग्जांपल लिया, आप बात कर लीजिए लुई विटॉन की। साहब लुई विटॉन इतनी महंगी है, 20,000 रुपए की टी शर्ट है, क्या है, कुछ भी नहीं। और मैं अगर कोई सी भी ले लूँ सस्ती, वो 1000 रुपए में मिल जाएगी, 500 रुपए में मिल जाएगी। वो तो आपका करती है टैग कैरी कि साहब मैं ये टैग पहन रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर टैग नहीं है कि मेरे को किसी चीज का टैग कैरी करना है। यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे सामने हो या वहाँ एनवायरनमेंट किसी एनवायरनमेंट में हो, आप मुझे चेक कर सकते हैं, आप उसको टेस्ट करा सकते हैं। आप उसे 7 दिन बाद टेस्ट करा लीजिए लैब में। क्या एक टेस्टिंग का क्या खर्चा जाता है? 1500 रुपए मात्र। यहाँ नहीं कराना, यहाँ पर भी और भी है, यहाँ नहीं कराना, दिल्ली करा लीजिए। नोएडा में तो कुछ ऐसी लैब्स हैं जो कि पिकअप और ड्रॉप सर्विसेज देती हैं, उनकी वैन आती है, आप ले लीजिए, कॉन्टैक्ट नेट पे सब अवेलेबल है। मुझसे चाहिए मैं दे देता हूँ, आप टेस्टिंग तो कराइए, आप बैठे कहाँ है। मेरे ख्याल से जो बंदा मतलब जो लोग अपने पैसे उसी में बचा रहे हैं कि मैनुअल और आरएमसी करके, वो टेस्ट तक तो जाएंगे नहीं। वो पैसे नहीं बचा रहे हैं, वो पैसे नहीं सोच रहे हैं कि पैसा बचा है तो टेस्टिंग कराएंगे। मुझे एक सज्जन मिले, वो ये कह के नहीं साहब हम मैनुअली काम करते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं और सब बढ़िया होता है। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा साहब एक बात बताइए, कैसे पता चलता है? कह हम देख के पता लगा लेते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया अंकल, आप तो बहुत काम के आदमी हैं। आप तो, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से रिकमेंड करता हूँ कि ये इंसान जो आंखों से देख के क्वालिटी बता देता है,
बंद कर दो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बंद कर दो लैबोरेटरी, ये तो आंख से देख के क्वालिटी बता देता है। उन्हें समझ में आया कि मैं बोल क्या गया। इट इज नॉट लाइक दैट। तो आई थिंक कि लोग जब ये चूज करते हैं उन्हें हम लोग मतलब जो जेएमआरओ करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू मी, हम लोग ये देख सकते हैं कि वो ये बताएं कि एग्जैक्टली रिस्क क्या है जब आप एनालिस्टिक यूज कर रहे हो, क्या रिस्क एसोसिएटेड है, क्या टाइम की क्या वैल्यू है अकॉर्डिंग टू मी। ये ज्यादा हमारे यहाँ ना छोटे शहरों में टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली वही सबसे क्योंकि हम पे बहुत ज्यादा है, और वही आप गांव में चले जाओ टाइम है बिल्कुल है ना। करेक्ट। तो ठीक है, उस फैक्टर को मैं यहाँ नहीं बोलता क्योंकि हम पे बहुत टाइम है। आप देख लो ना, आप दिल्ली जाओ बाल कटवाने के लिए, वो 20 मिनट में बाल काट देता है, यहाँ वाला आदमी 1 घंटा लेता है उसी काम के, उस पे टाइम है। वहां वाले को उसी टाइम फ्रेम में उसी टाइम में रिपीट करके 20 कस्टमर 22 कस्टमर निपटाने वाले को आते ही 4 है या आते ही 5 है, वो इसमें खुश है नहीं है। तो टाइम चलिए आप मत लाइए, लेकिन क्वालिटी, अरे आप स्ट्रेंथ देखिए, आप देखिए तो आप क्या चीज बना रहे हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ी चीज भाई उसमें ह्यूमन लाइफ्स, करेक्ट, रिस्क जो एसोसिएटेड यूज करेंगे उसको। रोज सुनने में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको रोज आता है ये स्ट्रक्चर गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद क्या होता है आप जानिए कि उसके बाद क्या होता है। तो जो स्ट्रक्चर गिरता है वो किस वजह से गिरता है, कहीं ना कहीं किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया होता है। ऑब्वियसली वो एट लास्ट वही है, क्योंकि वो तो बन के हो गया खड़ा, अभी उसके अंदर क्या है बात तो एट लास्ट वही तो बाद में पता चलती है। अब मान लीजिए 90 साल की हम लाइफ मानते हैं, मतलब ये ऑन पेपर है, जाता तो कहीं नहीं। आज भी अंग्रेजों के जमाने में बनाए हुए सुर्खी चूने के स्ट्रक्चर नहीं गिर रहे, या आरसीसी के कहाँ गिरेंगे, ठीक है ना, अगर मेंटेन हो तो। आप ये सोचिए ना कि आपने कोई चीज बनाई, आप ये मान के चलिए कि 90 साल 3 जनरेशन 4 जनरेशन है, उसकी 20 साल बाद 30 साल बाद अगर मेंटेनेंस आ गई, तो जो आपने वहां पैसा बचाया था ना, उसका आप कम से कम 10 गुना, उतना नहीं 10 गुना, रिपेयर इज ऑलवेज कॉस्टली देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज समवेयर अराउंड 10 टाइम्स कॉस्टली, जो कि आज आदमी नहीं एनालाइज करता। हाँ, जिनको पता है, जो वैल्यू उस चीज की जानती है। अब आप छोटी सी चीज देखिए, कार आती है, एक गाड़ी, एक डिफरेंट मॉडल्स है, क्या बढ़ता है उसमें, आप मारुति ले लीजिए, मारुति फीचर्स बढ़ते हैं, सेफ्टी बढ़ती है, सेफ्टी बढ़ती है नहीं बढ़ती, माइलेज तो सारी गाड़ियां वो दे रही हैं, वो चाहे टाटा नैनो हो, चाहे वो BMW हो, जाना तो सबने वही है। BMW 10 मिनट ही तो पहले पहुंचेगी, लेकिन क्यों लेते हो BMW भाई, क्यों लेते हो भाई? अगर तो अपनी सेफ्टी के लिए लेते हो तो समझ में आता है, शो ऑफ के लिए लेते हो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं, तो लॉजिक नहीं है उसका। अगर अपनी सेफ्टी के लिए लेते हो तो क्या यहाँ नहीं हमें देखना चाहिए, क्या हमें यहाँ नहीं देखना चाहिए कि इसकी सेफ्टी है? हम लोगों ने आज तक करीबन 450 450 450 की फिगर मैंने कैलकुलेट देखी थी, ओवरहेड टैंक्स बनाए, राइट फ्रॉम 84 से बना है ओवरहेड टैंक्स, जो कि इतना टिपिकल स्ट्रक्चर है। अगर आप कभी इमेजिन करें, 18 मीटर स्टेजिंग होती थी, आज हम 25-30 मीटर की स्टेजिंग बना रहे हैं। जमीन से 18 मीटर मिनिमम, 25 मीटर ऊपर पानी है उसमें, और वो दिन में 3 बार 2 बार एटलीस्ट भरता है, यानी कि खाली होता है फिर लोड होता है, फिर खाली होता है फिर लोड होता है, और उसकी लीकेज अगर मेंटेन हो तो रोकी जाती है। सोचो कितना फोर्स उस पे आता है, विंड फोर्स, और दुनिया भर अर्थक्वेक। हाँ, अगर 7, 7.5, 8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आ गया तो शायद ही कोई कुछ बचेगा, लेकिन उसके लिए भी वो डिजाइन है एज पर डिजाइनर। हम इतना पर्टिकुलर हैं उस चीज को लेके जो कि पब्लिक सर्विस में यूज हो रही है, करेक्ट, आप अपने लिए कॉन्शियस नहीं है तो फिर भैया भगवान ही मानेगा। हाँ, तो अभी जब आपने जेएमआर स्टार्ट करा था, आप जर्नी में थे, तो आप बता रहे चैलेंजेस थे काफी बीच में। स्टार्टिंग में तो 3 साल कोई कंपटीशन नहीं था, फिर कंपटीशन आया, धीरे धीरे करके चैलेंजेस आए। चैलेंजेस तो देखिए रोज है, करेक्ट, नहीं जो आप बिल्कुल लिस्ट आउट कर सकते हो कि ये 3 चीजें थी जिसमें मजा आ गया, मतलब उसे सॉल्व करने में मजा आ गया। हर चैलेंज को मजा आता है सॉल्व करने। अगर आप चैलेंज को परेशानी की तरह लोगे तो आप परेशान रहोगे। आप बताओ ना, आप अपना जो भी काम करोगे आपको चैलेंजेस नहीं आते डेली, आपको टेकी हो, राइट, कभी सॉफ्टवेयर फंस रहा है, कभी हार्डवेयर डाउन हो रहा है, कभी लाइट परेशान कर रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो, तो क्या ग्लिचेस आते नहीं आते हैं ना। ऐसी लाइफ है, किसकी स्मूथ चलती है? अगर सुबह से शाम तक सब कुछ बढ़िया चलता है तो रह क्या जाएगा लाइफ में?
करेक्ट। तो चैलेंजेस तो आने हैं और चैलेंजेस आना अच्छा है। मैं तो कहता हूँ रोज कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिल रहा है, रोज कुछ ना कुछ हम उस चैलेंज को ओवरकम कर रहे हैं। हमारा तो सबसे बड़ा चैलेंज है हम गाड़ियाँ हमारी भाई सड़क पे चलती हैं, रोज कुछ ना कुछ होता है। वेयर एंड टियर नॉर्मल, वेयर एंड टियर तो छोड़िए साहब, जो सबसे बड़ा वो है कि जो छोटे मोटे एक्सीडेंट या ये होते रहते हैं, अब उसके बगैर तो हो नहीं सकता। ये क्या कम चैलेंज है? कभी फन फाइंड डे कोई वीआईपी मूवमेंट हो तो शहर बंद हो जाता है। अब पता चले आपकी मैं साइट करनी है, मैंने आपसे मैं कमिटमेंट करके बैठा हूँ, या विदाउट नोटिस शहर बंद हो गया। आप तो चीख रहे हैं, वहां पे तो काम नहीं हो पा रहा। बहुत सारे चैलेंज, हाईवे पे अलग है, हर जगह चैलेंज है। लेकिन ठीक है, इन सब चैलेंजेस के साथ ही काम करना है, कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, करते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूँ दैट शुड बी इन एनी बिजनेस की लाइफ में कंसिस्टेंसी। आपकी प्रयास, लगातार करने के प्रयास। परफेक्शन कुछ नहीं है भाई, देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन। यू कैन नॉट बी परफेक्ट, यू कैन थ्राइव फॉर परफेक्शन। आप कोशिश कर सकते हैं, कितना पहुंचते हैं कितना नहीं पहुंचते वो आपकी कोशिश पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कोशिश करते रहनी है, रोज कोशिश करनी है। रोज एक नया दिन है, रोज एक चैलेंज आना, अपना मुस्कुराते हुए घर से निकलते हैं, घर पे मुस्कुराते ही आते हैं। कभी कभी होते हैं सबके साथ इमोशंस होते हैं, लो भी होता है आदमी, हाई भी होता है। तो हम तो उस तरीके के, हम तो अपना ही मजाक बना लेते हैं, उसमें खुश हो लेते हैं। चलो अपने पे हंस लो सबसे अच्छा, और दूसरे पे तो कोई माइंड कर जाए, अपने पे हंस लो, अपनी बेवकूफी पे हंस लो। रोज बेवकूफियां करो और शाम को सोचो कि हाँ भाई क्या गलत किया। आपने दिन में 10 काम किए, अब शाम को आप बैठ के सिर्फ इतना सा थोड़ा सा टाइम एंड ऑफ द डे जर्नलिंग कर लो या एनालाइज कर लो कि भाई मैंने ये किया, व्हाट वेंट राइट, गुड, व्हाट वेंट रॉन्ग। अच्छा, जो व्हाट वेंट राइट, अब आगे कल मैं काम करूं यही मैं करूं, उसके लिए सोचना है। व्हाट वेंट रॉन्ग क्यों हुआ, अब मैं इसको कैसे डिफरेंटली कर सकता हूं, वो सोचिए। आप अगर अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं कर रहे हैं रोज, तो आप इवॉल्व हो रहे हैं। अगर आप रोज वही मिस्टेक कर रहे हैं तो आप डफर हैं मेरे हिसाब से। पता नहीं है शब्द सही है नहीं है मेरा कहने वाला। तो रोज हम गलतियां करते हैं, रोज अपनी गलतियों से सीखते हैं, रोज उन गलतियों को रिपीट नहीं करते, नई चीज आती है उससे सीखते हैं, अगले दिन फिर नया सेकंड। एक पॉइंट है, जैसे आजकल ना, मतलब आजकल क्या शुरू से ही होता है इनोवेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अभी मैनुअल मिक्सिंग की बात कर रहे थे, आरएमसी प्रोड्यूसर, ठीक है। अब ऑब्वियसली उसके अंदर जो काम ऑलरेडी चल रहा होता है, जो वो काम कर रहे होते हैं, वो रिप्लेस होते हैं धीरे धीरे करके। बिल्कुल होता है। सेम चीज अभी एआई के साथ हो रही है Yes. कि बिजनेस में बहुत ज्यादा अभी एकदम से नॉइज आ गया है कि जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। कि कुछ बचेगा नहीं, कि एंट्री लेवल जॉब्स का क्या होगा, कैसे, इंडिया इतनी पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ के तो मेन जो स्ट्रेंथ है वही वर्कफोर्स है, और एआई आएगा तो वो पूरा डिसरप्ट कर देगा। तो उसके बारे में क्या अभी आपके थिंकिंग है जो चल रहा है अभी? देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है, हाँ फर्क पड़ता है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहां उन्होंने एक डिपार्टमेंट में 50 लोग रखे हुए हैं, हो सकता है कि 30 को जॉब को, लेकिन 20 तो रहेंगे ना। और वो 20 कौन से रहेंगे? वो 20 हो रहेंगे जो सच में टैलेंटेड है और अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, इवॉल्व करेंगे अपने आप, करेक्ट, वही रहेंगे। ये तो प्रोसेस है। अब आपको लाइफ ही ऐसी है, फिट इज टू सर्वाइव, करेक्ट, ठीक है ना। आप करिए, आप किसी वैल्यूएबल आदमी को कोई नहीं जाने देता भाई, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल, मैन वर्कफोर्स बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा कोई मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे जाने नहीं देना चाहिए। हाँ, इसमें ये चीज है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। हम काम कर रहे हैं एक बहुत क्लियर फिलॉसफी से, मैं आपको एआई पे भी लाऊंगा उस चीज को, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ। वो है विन विन विन, जिसमें 3 विन है। सबसे पहला विन है इज फॉर द कस्टमर्स, दैट इज बेसिकली वी शुड गिव वैल्यू ऑफ मनी टू द कस्टमर। जो सेकंड विन है दैट इज फॉर द टीम एम्प्लॉइज, उनको सैलरीज टाइम पे मिले, उनको सैलरीज इंक्रीज हो, उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी इवॉल्व हो। उनकी सैलरीज बढ़ेंगी तभी पर्सनल लाइफ होगी। अब वो बढ़ेंगी कैसे? वो बढ़ेंगी जब वो अपने पे काम करेंगे। तो एक क्लियर विंडो दें जहां लर्निंग हो। अब यही में आ गया, जैसे आपने कहा था एआई।
एआई को थ्रेट मत मानिए, उसे अडॉप्ट करिए। Correct. जो चीज आपको मालूम है कि ये फ्यूचर में है, आप आज अडॉप्ट करिए ना। राइट, जब कंप्यूटर आया था तो क्या कंप्यूटर्स को अडॉप्ट नहीं किया गया? सबने किया। अकाउंट्स वालों ने अकाउंट्स के हिसाब से कंप्यूटर को अडॉप्ट किया, सेल्स वालों ने सेल्स के हिसाब से अडॉप्ट किया, एचआर वालों ने। ऐसे आज ये हेल्प करेगा, इट विल हेल्प। वो पिक्चर्स में दिखाते हैं, मैट्रिक्स में दिखाया था कि साहब वो हावी हो गया हम पे, तो वी शुड नॉट लेट दैट इट हैपन। अभी तो बहुत आगे क्या होता पता नहीं, लेकिन आज की स्थिति में तो दूसरा विंग जो है दैट इज फॉर द स्टाफ एम्प्लॉय, सैलरी बढ़े, लर्निंग बढ़े। तो उसके लिए क्या आप दे सकते हैं? तो हमने अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको दी लर्निंग के लिए। बुक्स अवेलेबल हैं, मीडिया अवेलेबल है, अपनी टीम के साथ रोज शेयर करते रहते हैं, जिससे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। उनका होगा तो उनकी फैमिली का भी होगा। थर्ड विंग इज फॉर अस एज बिजनेस ओनर्स। ठीक है, पैसा एक कमाने के लिए काम कर रहे हैं, पैसा, फ्रीडम ऑफ टाइम। फ्रीडम ऑफ टाइम क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, फ्रीडम ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट न्यू थिंग जो आ रहे हैं। राइट, एंड थर्ड इज लेगेसी। बहुत मुश्किल से नाम बनाया है, उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ाना। तो हम इस फिलॉसफी पे काम करते हैं। अब मैं आता हूँ आपके एआई वाले पार्ट पे। ऐसा है बॉस कि एआई आएगा, एआई आ रहा है। जैसे हमने अपने यहाँ मान लीजिए एचआर है हमारे, हमने एक एआई बेस्ड रिक्रूटिंग सिस्टम बनाया। तो उसका क्या काम है? उसका काम है फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू एआई कंडक्ट करता है, डेटा देता है, उसके बाद काम आ जाता है मैनुअल, ह्यूमन टच, वो बात करता है। अब क्या है कि अगर आप एक इंसान को, वहां पर अगर 4 इंसान होते तो मैं कम से कम 2 से काम कर सकता हूँ। पहले लेवल का इंटरव्यू क्लियर हो गया ना। लेकिन जो 2 ही लोग हैं उनको भी तो एआई सीखना पड़ेगा, हैंडल तो वही करेगा। उसमें से डेटा, उसको एआई को कैसे काम करना, उसमें से डेटा क्या देना है, क्या रिट्रीव करना है, उस डेटा का क्या आपने एनालिसिस करना, वो तो उनको ही करना पड़ेगा। क्या इंडिकेटर दे रहा है वो तो भी पता करना है, वो तो ऐसी सेल्स में, ऐसी मार्केटिंग में, तो उसको अडॉप्ट करना। अब मैंने तो गुरुओं से सुना है साहब, सब तो ये कह रहे हैं 2030 तक अगर एआई इनकॉर्पोरेट नहीं किया आपने तो यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। तो हमने सीखना शुरू कर दिया, इफ यू डोंट वांट टू बी आउट ऑफ बिजनेस। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। आप देखिए ना उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। अब मेरे स्टाफ के यहाँ मान लीजिए किसी को इंग्लिश इज अ चैलेंज, मैंने कहा साहब बैंक मैनेजर को लेटर लिख दो। अब वो उस लेटर को लिखने में 4 बार, वो मेरे पास 10 बार ला रहा है, फुल स्टॉप, कॉमा, ये वो। अब तो चैट जीपीटी पे डालो, बढ़िया सी लैंग्वेज बनाओ, 2 मिनट में काम हो गया। तो आपको उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपकी और ज्यादा हो गई है, और ज्यादा आप क्वालिटी ऑफ वर्क करने लगे। उसकी हेल्प लीजिए, करिए। अब आप टोटली उस पर डिपेंड हो जाएंगे तो फिर आप, माइंड आपका होना चाहिए, हेल्प उसकी होनी चाहिए। आप माइंड नहीं उसका इस्तेमाल कर सकते। आप जिस दिन उसका माइंड इस्तेमाल कर देंगे, आप अपने माइंड को रख देंगे, आपका माइंड में जंग लग जाएगा। तो उसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। आज तो ये समझ में आ रहा है, कल क्या होता है हम भी सीखेंगे, इवॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग आते हैं, जैसे आरएमसी है, आपने कहा अवेयर कराते लोगों को, तो हम इसके मार्केटिंग एंगल पे आते हैं। फॉर एग्जांपल के जब आपने आरएमसी जीएमआर स्टार्ट करा था, आरएमसी प्लांट स्टार्ट करा, तो उस टाइम आप कैसे नए क्लाइंट्स ला रहे थे? आपने बताया रेफरेंसेस ऑलरेडी थे आप जब इंडस्ट्री में हो तो, करेक्ट? और आज की डेट में वो क्या हो गया मार्केट, तो वो डिफरेंस बहुत बड़ा इवॉल्वेशन हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, सब पेपर पढ़ता था। आज भी अगर आप देखें, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, होर्डिंग लगा दिया। आज भी अगर आप देखें न्यूज़पेपर परसेंटेज यंग जनरेशन की तो खत्म है, पढ़ते ही नहीं। हमें आज भी शौक है, 2 पेपर आते घर में तो एक तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। यंग जनरेशन नहीं पढ़ती, तो वहां पर भी आपकी प्रेजेंस जरूरी है। सेकेंडली आपकी प्रेजेंस, हमने जो शुरुआत हमने करी, जितना हमें आता था, देखिए हम सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं, होर्डिंग्स लगा दिए। आज युग है डिजिटल मार्केटिंग का। अब हम डिजिटल मार्केटिंग पे आ गए, और मैं अभी बता रहा था, आप इससे पहले ही मैं बात कर रहा था आप ही के ऑफिस में, कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग, मेरे एक फ्रेंड है, उनके डिस्कशन चल रहा था,
वो किसी नेशनल टीवी पे किसी उसमें गए थे, उन्होंने फंडिंग की रिक्वायरमेंट करी 1 करोड़ रुपए की। तो जो गुरुज बैठे थे उन्होंने पूछा साहब किस लिए, तो उन्होंने 50 लाख रुपए का बजट रखा मार्केटिंग का। जब मेरी बारी आई शेयर करने की, मैंने कहा 50 लाख इज टू मच, डोंट हैव टू स्पेंड 50 लाख रुपए। डिजिटल मार्केटिंग इज गुड एंड इट इज चीप, उसका आरओआई बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू। अब ये वक्त के साथ बदला ना। अब आज की जनरेशन जितने भी यंग वंस है जब पेपर नहीं पढ़ते, ठीक। और होर्डिंग्स का भी क्या है, आप देखिए ना, आप होर्डिंग्स देखिए। मैं तो कहता हूँ होर्डिंग्स भी कुछ दिनों में हमारे लिए फेज आउट हो जाने चाहिए। उस पे जितने कॉर्पोरेट ब्रांड्स है, सीमेंट को लेकर अल्ट्राटेक है, वो रहेगा, उसको रहना चाहिए क्योंकि उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। हमारी भी प्रेजेंस के लिए है, लेकिन मैं आज भी अगर एनालिसिस करता हूँ अपने मार्केटिंग बजट का, होर्डिंग्स का और न्यूज़पेपर का आरओआई इज द मिनिमम। मतलब समझदारी से कहती है शुड नॉट कंटिन्यू डूइंग दैट, बट ठीक है, कुछ कुछ पोर्शंस में आपको करना चाहिए। सो आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग को लेके मैंने खुद कोर्स किया, मैं खुद सीख रहा हूँ। और आज भी अगर आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं बहुत कैमरा शाई हुआ करता था, तो आज भी अगर मैं बैठा हूँ ना आपके सामने इतनी हिम्मत करके, तो वो उसका नतीजा है कि आपको ये सीखना, आपको इवॉल्व करना आज की जरूरत है। अभी आप यंग लोगों पे न्यूज़पेपर से नहीं पहुंच सकते, आप डिजिटल मीडिया से ही पहुंचेंगे। जो ट्रेंड्स हैं, जिस चीज को वो देख रहे हैं, कर रहे हैं, वहीं से आप पहुंचेंगे। आप देखिए ना, अच्छे अच्छे ब्रांड चाहे बड़े थे छोटे, सब आ गए नहीं, आ गए डिजिटल मीडिया। लोग कहते थे कि मर्सिडीज टीवी पे ऐड नहीं करता, पता नहीं मर्सिडीज सोशल मीडिया पे ऐड कर रहा है। क्योंकि आप पूछोगे कैसे, हाउ डू यू। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे पास 40% यंग जनरेशन है जो वर्कफोर्स है, जो कल बन के कुछ ना कुछ करेगी। इसके हाथ में परचेजिंग पावर आई, इसके हाथ में परचेजिंग पावर है ऑलरेडी, और वहीं से है। वो नहीं जाता बैंक, वो चेक नहीं साइन करता भाई, वो कैश लेके नहीं चलता जेब में। तो जब है ही सारी चीज वो उसके हाथ में, तो फ्यूचर तो है ही इस चीज का। इट्स ऑल द डिजिटल मीडिया। और मैंने ये भी देखा था, अभी आपने पिछले 1-1.5 साल से बहुत कंटेंट स्टार्ट करा बनाना। हाँ, तो क्या चैलेंजेस आपको लगते थे स्टार्टिंग में, और अभी क्या? देखिए, सबसे पहला चैलेंज जो है ना भाई, वो ये है कि कैमरा को फेस करना। करेक्ट। और एक चीज है, आज मैं कहता हूँ, मैंने भी किसी गुरु से सीखी है। मतलब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ होगा, मेरे शब्द होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं से सीखते हो। आप वो ये है कि कंटेंट बनाने के लिए आपको कैमरे के सामने आना पड़ेगा। आप कैमरे के सामने आओगे, आप ये सोचोगे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। भाई फैक्ट ये है कि हर आदमी को अपने लिए टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में सोच ही नहीं रहा, वो अपने बारे में सोच रहा है। आप अगर ये कहो कि मैं क्या सोचूंगा, मैं अपनी इस सोच से परेशान हूं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करिए। तो एक ट्रेनिंग के दौरान हमें टास्क दिया गया कि साहब लंच है, 1 घंटे का समय है, मेक अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ एंड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। अगर ये कर लोगे उस कोर्स के, तब आपको मैं एंट्री करने दूंगा। ओके, कंपल्शन हो गया एक तरह से। हाँ, अब उसमें भी मैं जानता हूं कि अगर 300 पार्टिसिपेंट्स थे तो मुश्किल से 100 ने किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने 200 को बाहर निकाल दिया। लेकिन वहां पहले दिन संडे का दिन था, मैंने आराम से एक वीडियो बनाई और मैंने पोस्ट करी, मैं एंटर हो गया। बाकी बेचारे 1 घंटे तक, जब तक इन वीडियोस का एनालिसिस चल रहा था, तुरंत जो सबसे पहला रिएक्शन आया मेरे एक दोस्त का कि भाई शेव तो कर लेता। तो मैंने कहा भाई साहब दिस वाज वेरी इम्प्रॉम्प्टू, बट ठीक है, उसमें भी क्या प्रॉब्लम, अगर मैंने शेव भी नहीं करी तो बना तो लिया। तो वो दिन है जब कैमरे को फेस किया, वो डर चला गया। आज धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। आज यहाँ बैठा तो आपके सामने। तो आप मतलब बहुत सारे बिजनेस हो रहे थे जो अभी ये इशू होता है, उन्हें यही सेम इशू होता है कि कैमरा को फेस करने में दिक्कत होती है, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे? प्रॉब्लम कैमरा को फेस करने से नहीं है, सोच से। सोच है दूसरा क्या सोचेगा। भाई दूसरे को अपनी चिंता है कि और दूसरा क्या सोचेगा, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और जो आपको बोलेगा ना, वो आपका सच में हितैषी होगा। मेरे एक फ्रेंड ने वीडियो बनानी शुरू करी, तो सबसे पहले मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा भाई इसमें ना साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, एक माइक अच्छा सा खरीद लो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक स्टैंड खरीद लो। कैमरा यूं हिल रहा था और बनाना शुरू कर दो। आज वो प्रो हो गए विदिन 6 मंथ्स, 1 साल में, मतलब 6 मंथ 7 मंथ्स प्रो। बहुत मजा आता देख के, बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। हमारा या मेरा
कंटेंट बनाने का लॉजिक ये नहीं है, मैं ना तो नेता बनना चाहता हूँ ना अभिनेता, ठीक है। दिस इज ओनली टू लेट पीपल नो व्हाट आर द फैक्ट्स जो नहीं पहुंचते किसी ना किसी रीजन से, व्हाई नॉट मी, इसलिए। तो हम लोग अभी एक थोड़े गेम वाले राउंड पे आते हैं हम लोग, ठीक है। मैं आपको 2 या 3 सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको कंप्लीट करना है। ओके। Stability in business is actually वेरी रेयर टू फाइंड, देयर आर, अच्छा चलो बाद में बिल्कुल, इंफ्रा फाउंडर्स जो सबसे बड़ी गलती रिपीट करते हैं। अपनी गलतियों से नहीं सीखते। मार्केटिंग इंफ्रा में फेल होती है क्योंकि इंफ्रा वालों को ये रहता है कि मार्केटिंग किस चीज से हो। आजकल तो हर चीज की मार्केटिंग आप उस पे कर सकते हैं, वो करते नहीं। आप करोगे तभी ना पास हो गए, फेल करोगे ही नहीं तो कैसे फेल और पास हो जाओगे भाई। हाँ, स्टेबिलिटी पे कुछ बता रहे थे। मैं स्टेबिलिटी पे बढ़ाया था। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस। स्ट्रगल होती है, एक लेवल आता है स्टेबिलिटी का, फिर सक्सेस का आता है, फिर आता है लेगेसी का। तो देयर आर 4 और 5 स्टेजेस, हर स्टेज से गुजरना पड़ता है, लाइफ में भी गुजरना पड़ता है। आप जब सीखते हो, जब करते हो, तो आप गुजरते हो एक स्टेज से दूसरे से। आप अपना टारगेट रखो कि आपको कहाँ जाना है। एक स्टेज खत्म हुई दूसरा, दूसरी खत्म हुई तीसरा, तीसरी खत्म। तो स्टेबिलिटी तो बहुत मुश्किल है। मतलब स्टेबिलिटी आपके पास आ गई तो आप समझ लो कि आपने 80% तो जंग जीत ली है ना। हर बिजनेस में आप देख लो ना, इन अराउंड मुरादाबाद में आप देखो, हमारे यहाँ इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स की है, तो देयर आर फ्यू पीपल हु आर स्टेबल। दे हैव टेकन टाइम, उनको टाइम लगा है। किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं चाहूं कि मैं आज काम में आऊं और कल स्टेबल हो जाऊं। सक्सेस नीड्स कंसिस्टेंसी एंड इट नीड्स टाइम। करेक्ट। अब हम कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आपको ब्रीफ आंसर करना है, ठीक है। इंफ्रा बिजनेस इजी मनी है, लेकिन रियलिटी क्या है? इंफ्रा बिजनेस बिल्कुल इजी मनी नहीं है। कोई बिजनेस इजी मनी नहीं है। इजी मनी बस एक जगह है, क्राइम में, और वो भी पकड़े जाते हैं। कहीं नहीं है इजी मनी, हर जगह डिफिकल्ट है। आज इंफ्रा बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इंफ्रा बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। किसी दिन भी कोई चेंज आ जाए तो हमें एक लेवल पे चलना पड़ता है, ये सोचते हुए कि कुछ भी आ सकता है। अभी हम आप ये समझ लीजिए कि डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंफ्रा में बहुत काम होना है, बहुत काम होना है। जो अभी तक आप जेएमआर को यहाँ तक लाए, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन करा है, उसके अंदर क्या सैक्रिफाइस करा है और ऐसा क्या करा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ तक आए हो आप? देखिए जी, जो मैंने किया है वो मैंने किया है कोशिश करना हम सब ने मिलके कंसिस्टेंसी पे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल कोट किया था किसी ने, माइकल फेल्प्स, जिसने मेरे ख्याल से 8-9 गोल्ड मेडल जीते स्विमिंग में। मैं बता रहा हूँ ओलंपिक्स के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। उनसे पूछा गया हाउ डिड यू डू इट, उसने कहा प्रैक्टिस एवरी डे। चाहे तूफान आ गया प्रैक्टिस, चाहे बारिश आ गई प्रैक्टिस, चाहे बर्फ गिर गई प्रैक्टिस, चाहे भूकंप आ गया प्रैक्टिस, उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। तभी तो सक्सेसफुल हुआ। करेक्ट। एक बिलीफ जो आप पहले मानते थे बट आज उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बिलीफ नहीं है। मैं पहले मानता था सत्यमेव जयते, मैं आज भी मानता हूँ सच की जीत होती है। गलत काम पकड़ा जाता है, जो कोई एम्प्लॉय या पार्टनर या कोई बंदा चोरी या गलत काम करता है वो आज नहीं कल पकड़ा जाता है। अब इसके अंदर एक हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच रहे हैं अपने पॉडकास्ट के, तो एक ऐसा आप कुछ बताओ कि ऐसा कौन सा ब्लाइंड स्पॉट है जो अभी भी मैनुअल मिक्सिंग यूज कर रहा है, उसके लिए ऐसा कौन सा ब्लाइंड स्पॉट है जो मिस कर रहा है कि अरे ये छोड़ के ये यूज करो, ऐसी क्या चीज है कि
मतलब उसे इसके दिमाग में एकदम हिट कर जाए सामने? देखो साहब, बड़ा मुश्किल है और ये सोच है, मतलब ये सोच है। देखिए, दो तरीके के लोग हैं जो मैं मानता हूँ। एक होते हैं क्वालिटी कॉन्शियस, एक होते हैं प्राइस कॉन्शियस। राइट। जो क्वालिटी कॉन्शियस आदमी होता है उसकी समझदारी ये है कि वो मार्केट को स्टडी करे, वो देखे कि मुझको क्या लेना है, मुझको क्या नहीं लेना। राइट। आपके पास चॉइस, कस्टमर इज किंग। लेकिन एक इसमें भी एक चीज है, कस्टमर इज किंग बट किंग्स नेवर बार्गेन। बट यहाँ अगर कस्टमर किंग है लेकिन वो बार्गेन करता है, तो जो बार्गेन कर रहा है और जिसको बार्गेन, देखिए बार्गेन हर एक का अधिकार है लेकिन एक लेवल तक। जब आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं, आपको ये देखना है कि आपने कहाँ से कराना है काम, किससे कराना है और मुझको ये चीज दे रहा है, आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं प्राइस कॉन्शियस हूँ तो फिर मुझे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, अगला क्या दे रहा है, अगला क्या कर रहा है। और भाई तेल तो तिलों में से निकलता है ना। अगर आदमी कोई कम करके दे रहा है या कुछ कम कर रहा है तो वो एक कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। और इस काम में सबसे बड़ी, सबसे महंगी चीज है सीमेंट। सीमेंट की क्वालिटी या सीमेंट की क्वांटिटी। बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल है कि मैं क्या कुछ रहा हूं, मैं दे कुछ रहा हूं अगर मैं रेट कम कर रहा हूं, वरना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत क्लियर है। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आज की डेट में जो यंगस्टर्स है, इंफ्रा बिजनेस उन्हें बहुत टफ लगता है, बहुत टफ लगता है। तो अगर कोई 21 साल का लड़का लड़की स्टार्ट करना चाह रहा है कि मुझे स्टार्टअप करना ही इंफ्रा में, तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, पता है क्यों टफ लगता है? सबको पता क्या चाहिए? सबको चाहिए कि मैं एसी के कमरे में बैठा हूँ, मेरे को बाहर ना जाना पड़े धूप में, मुझे ऐसा काम दे दो। लोग उसके लिए सर्किटल ब्रांचेस लेते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, लोग उसके लिए कंप्यूटर। और ठीक है, आज की तारीख में उसकी डिमांड है, लेकिन उसके बाद क्या लाइफ है ये नहीं देखता कोई भी। अगर इंफ्रा की तरफ नहीं जा रहे लोग, बच्चे नहीं जाते, वो इसलिए नहीं जाते कि साहब इसमें मेहनत है। मेहनत तो वहां भी है भाई, ठीक है ना। आपको अगर एक कमरे में कन्फाइंड होके एक लैपटॉप के सामने बैठ में जिंदगी अपनी गुजारनी है तो भाई फिर तो कोई, ये सिर्फ इसलिए है कि हम लोग, बच्चे खासकर, मेहनत नहीं करना चाहते। बगैर मेहनत के क्विक एंड फास्ट मनी चाहिए, तो वो तो किसी चीज में नहीं मिलती, आपको आईटी में भी नहीं मिलेगी। इंफ्रा मैं मानता हूं एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। मतलब आप जब बाहर निकलते हो ना, व्हेन यू टॉक टू पीपल, जब आप साइटों पे जाते हो, एनवायरनमेंट देखते हो, धूल रेता बजरी करते हो, पानी जगह जगह के पीते हो, यू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग। और वहीं आप एक जगह बैठे हो और बिस्लरी पी रहे हो, कहीं कुछ मिल गया, जहाँ घूमने जाना पड़ा तो वो शरीर में वो जान रही है। तो इस वजह से ये सिर्फ ईज है, ये शरीर या इंसान की वो है कि आसान लगता है, लेकिन आसान वो भी नहीं, आसान वो भी नहीं। और अपॉर्चुनिटी इंफ्रा में क्या क्या है आपके अकॉर्डिंग? भाई साहब, मैंने जैसे पहले बोला, हम एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ जा रहे हैं। जो भी आपको आज की तारीख में दिखता है, एक फर्क ये भी है, जो हम इंफ्रा में काम करते हैं ना, जो हम करते हैं हमें दिखता है, और जो हम कंप्यूटर में काम, वो हमें दिखता नहीं। टेंजिबल इंटेंजिबल। हाँ, इंटेंजिबल है तो बड़ा आसान है, समझाना बड़ा आसान है, इसको करना बड़ा आसान है ना। तो ये फर्क है मोटा मोटा। ठीक है सर, काफी अच्छा लगा और काफी चीजें सीखने को मिली मुझे अभी आरएमसी के बारे में, इंफ्रा के बारे में। थैंक यू और आपकी जर्नी के बारे में। आपको कुछ कहना है अपनी ऑडियंस से, अपने कस्टमर से, तो आप लास्ट में एक बार कह सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो देखिए एज अ कस्टमर, अगर मैं कस्टमर हूँ तो मैं भी यही देखता हूँ कि साहब मैं वैल्यू फॉर मनी लूँ, बेस्ट लूँ। पैसा किसी के पास फालतू नहीं है, पैसा किसी के पास डुबोने को नहीं है, सबके पास जो है वो बहुत हार्ड एंड मनी है, उसको बहुत वाइजली खर्च करिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर।